कई लोग क्या करते हैं अपनी लैब में कुछ और भी काम कर लेते हैं क्योंकि उसमें ओटी होता है, तो ये आपकी उनकी इमरजेंसी है, उन्होंने उस ओटी में कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर लिया या डिलीवरी कर दी। इस चीज को बहुत खुलकर बात नहीं कर पाते, क्यों हेजिटेशन है आईवीएफ को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर? अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है जैसे आईवीएफ सेंटर लिखा होता है और बहुत सारी जगह पे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी लिखा होता है, तो दोनों में फर्क क्या है? तो आपका अतुल लतिका जो हॉस्पिटल है उसको मोस्टली बरेली में सभी लोग जानते हैं, तो आपने उसी के अंदर आईवीएफ स्टार्ट क्यों नहीं किया? आपने अलग से सार्थक आईवीएफ सेंटर क्यों ओपन किया? हाय एवरीवन, I'm अलीशा एंड you're watching #लखनऊ। बरेली के बिग ब्रेन्स में आज फिर से हम एक ऐसे इंसान से मिलने आए हैं जिन्होंने नाउम्मीद लेडीज को उम्मीद दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतुल लतिका हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर लतिका अग्रवाल जी, जो कि अपना साथ ही सार्थक आईवीएफ सेंटर भी चला रही है। उनसे मिलकर बहुत सी बात करेंगे, आईवीएफ के बारे में जानेंगे, तो ज्यादा देर न करते हुए आइए चल के उनसे खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर लतिका अग्रवाल महिलाओं की मायूसी और निराशा को एक नई रोशनी और उम्मीद के साथ आगे लेकर आई हैं। काबिलियत और नेकदिली की मिसाल बन चुकी डॉक्टर लतिका अग्रवाल बेऔलाद महिलाओं के लिए वरदान बन गई हैं। डॉक्टर लतिका ने इलाज कर संतान सुख पाने का चमत्कार कर दिखाया है और आज वो बरेली मंडल ही नहीं पूरे रोहिलखंड की शान बन चुकी हैं। गुड आफ्टरनून मैम, वेलकम टू #लखनऊ। सीजन 1 में भी आपसे मुलाकात हुई थी और हम दोबारा आपसे मुलाकात करने आए हैं, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे आईवीएफ सेंटर हैं, लेकिन आपके सार्थक आईवीएफ में ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो यहाँ के सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है? देखिए, मेरा आईवीएफ सेंटर यहाँ का सबसे पहला सेंटर है। सबसे पहले मेरे ही मन में ये कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, पर हमारी जो बांझपन से पीड़ित कपल्स हैं, औरतें हैं जो कि परेशान रहती हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा हमारी बरेली में मौजूद नहीं थी। तो मैंने सोचा इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, और मेरी कई सेंटर्स में बात हुई कि आईवीएफ किस तरह से किया जाता है और किस तरह ओपन करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, क्या टीम होती है। तो सारा मैंने होमवर्क करके फिर मन में सोचा कि हमें भी आईवीएफ सेंटर खोलना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ऑब्स्टेटिक्स और गायनी के अलावा जो हमारी तीसरी ब्रांच जो कि अभी तक अनटच्ड है, इनफर्टिलिटी, उसको भी हम टच करें और अपनी बांझपन से पीड़ित महिलाओं को थोड़ा सुकून दे सके, बच्चे दे सके। अच्छा, तो आपका यही मेन रीजन था। तो मतलब इसमें अगर हम उसकी बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, तो उसमें सबसे ज्यादा इसकी वजह से देखने को मिलते हैं, कोई और भी बात? अब हमारा जो सेंटर स्टार्ट हुआ, सबसे पहली बात कि मेरा सबसे पहला सेंटर था यहाँ पे। हमारी टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हमारी टीम आती है जो कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका, और मुझे भी बहुत ईयर्स हो गए काम करते हुए, तो हमारा एक्सपीरियंस भी अब बहुत लंबा है। तो एक्सपीरियंस भी बहुत काउंट करता है रिजल्ट्स देने में, एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी, हम अपनी लैब को हमेशा अपडेट करते रहते हैं। कोई भी नई मशीन आती है, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और नई नई मशीनें लाते हैं, जो भी जरूरत होती है लैब को इक्विप करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज नई पढ़ने को मिलती है कि ये हमें अपडेट कर सकती है, हमारे रिजल्ट्स को बेटर करती है, हम डेफिनेटली अपनी लैब में उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका करते हैं। और हमारे जो ऑनेस्टी है, हमारी जो ईमानदारी हमारी काम में, वो भी हमें हेल्प करती है हमारे रिजल्ट्स को बढ़ाने में। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें लगता है कि ये रिजल्ट इनका मिलेगा नहीं, इस पे कुछ और करने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट आता है, उसके बच्चेदानी के अंदर छोटा सा दाना है जिसको हम इंग्लिश में एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। मुझे पॉलिप दिखा, उसने बताया कि मैं किसी और सेंटर में गई थी, मेरा आईवीएफ हुआ और मेरा आईवीएफ फेल हो गया। तो मुझे लगता है कि इस पॉलिप को निकालना चाहिए था, उसके बाद आईवीएफ करना चाहिए। तो मैं छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो नेगेटिव रिजल्ट की तरफ हमें ले जाए। हम अपने पॉजिटिव रिजल्ट देने का पूरी कोशिश करते हैं। पेशेंट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि किसी पेशेंट को एंडोमेट्रियल पॉलिप है, तो डेफिनेटली आईवीएफ करने से पहले मैं उसे रिमूव करूंगी, लेप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी करूंगी, रिमूव करूंगी, तब मैं आईवीएफ के लिए जाऊंगी। अगर मुझे लगता है उस पेशेंट की बच्चेदानी में कोई रसौली है, जिसे हम फाइब्रॉइड कहते हैं इंग्लिश में, वो अगर मौजूद है और उसने 2 ट्रायल ले लिए हैं, फाइब्रॉइड रिमूव करे बिना उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो 3rd ट्रायल लेने से पहले डेफिनेटली हमें फाइब्रॉइड रिमूव करना चाहिए। क्योंकि रसौली अगर बड़ी है या बच्चेदानी को किसी गलत तरीके से वो दबा रही है, तो कितनी भी आप कोशिश कर लो, फाइब्रॉइड के साथ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे।
तो हम इन बातों पर ध्यान देते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, ऑनेस्टली काम करते हैं। अगर उस किसी पेशेंट के अगर एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसने बोला कि मुझे आईवीएफ चाहिए, अपने एग से चाहिए, तो हम उसको काउंसिल करते हैं, हम उसका एएमएच कराते हैं, उसके टेस्ट कराते हैं और हम देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं, उसके एग से प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो हम उसे काउंसिल करके उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम अपनी फैमिली में से चाहो तो किसी के एग्स ले सकते हो या डोनर एग्स ले सकते हो। आजकल डोनर एग्स चलते हैं, डोनर बैंक्स हैं, एग बैंक्स हैं जो कि मान्यता प्राप्त बैंक होती हैं गवर्नमेंट की, उनसे आप डोनर को लेकर उनके एग से आईवीएफ कराओगे। तो अगर कोई पेशेंट वाली 37 इयर्स की है, उसने अपने एग से वो रखती है कि डिजायर है कि मेरे एग से मुझे बच्चा हो जाए, लेकिन वो 2 सेंटर में जाके फेल होके आ गई है, तो हमारा काम ये बनता है उसे ऑनेस्टली हम बताएं कि बेटा तुम्हारे एग्स बहुत अच्छे नहीं, इसलिए तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और तुम अगर डोनर एग्स लोगी तो तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी वो अपनी ही एग से चाहती है प्रेगनेंसी, तो हम उसको एग्स की क्वालिटी इंप्रूव करने की पहले दवाई देंगे, तब हम उसके एग्स लेंगे, तब हम चांसेस बढ़ जाएंगे प्रेगनेंसी के। तो हम ऑनेस्टली काम करते हैं। किसी पेशेंट के हस्बैंड को स्पर्म्स का नंबर कम है, उनकी स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम पहले उसे दवाएं देके उस स्पर्म की क्वालिटी ठीक करते हैं। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, उसे डायबिटीज है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसके हस्बैंड की वो प्रॉब्लम ठीक करते हैं, तब हम आईवीएफ पे जाते हैं। हम एकदम से आईवीएफ पे जंप नहीं करते कि नहीं ये पेशेंट तो लूज हो जाएगा, कहीं और करा लेगा, हमारे पास आया, नहीं आईवीएफ कर ही दो। तो हम पहले पूरा उसका वर्कअप करते हैं, हस्बैंड वाइफ को पूरा दोनों को देखते हैं, अगर हमें ठीक लगता है तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें ही अगर लग रहा है कि इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, कभी कभी जो महिलाओं की बच्चेदानी होती है उसकी झिल्ली बहुत पतली होती है, वो हमें मिनिमम 7 मिलीमीटर चाहिए। और मैंने एक पेशेंट को देखा, उसकी बच्चेदानी की झिल्ली 5 मिलीमीटर है और वो अलग सेंटर्स में करवा के आई, आईवीएफ फेल हो गया। तो मैं उसको काउंसिल करेंगे कि बेटा जब तुम्हारी ये झिल्ली 7 मिलीमीटर हो जाए तभी हम बच्चा डालेंगे, उससे पहले नहीं डालेंगे। तो अगर हम उससे पहले डाल रहे हैं, 2 बार करवा के फेल होके आ चुकी है वो, तो मैं इस तरह की बच्चेदानी में बच्चा नहीं डालूंगी, मैं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसे लोगों में हम पीआरपी एक चीज होती है जो उसी के ब्लड से बनाई जाती है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इसे बोलते हैं। ऐसे केसेस में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसी ब्लड से एक दवा बना के तैयार करते हैं, उसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। अगर हम लेप्रोस्कोपी की मदद से उसकी बच्चेदानी की अंदर की सतह में ये पीआरपी डालें, चारों सतह में, एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट, लेफ्ट, लेटरल, तो और फिर पीआरपी के बाद विदिन 1 मंथ और 2 मंथ्स इसका इफेक्ट रहता है। हम आईवीएफ करें तो उसमें सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कई लोग होते हैं, वही वाली बात आ गई कि ठीक है करते हैं, जब भी होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं सोचती मैं देखा जाएगा वाली बात नहीं करती। मेरे को लगता है कि ये चांसेस बहुत अच्छे हैं, मेरी नजर में इसके सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं, तब मैं आईवीएफ के लिए प्रोसीड करती हूँ। मुझे ही लग रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि पॉजिटिव आएगा, तो मैं नहीं करती। पेशेंट बहुत ज्यादा एडमेंट है कि नहीं हमें इन्हीं रिपोर्ट्स पे करना है, तो जबरदस्ती करना पड़ता है। अदरवाइज मेरा यही कहना होता है कि नहीं, पहले आप सारी रिपोर्ट्स अपनी ठीक करिए, पीआरपी डलवाइए, लेप्रोस्कोपी करिए, पहले एंडोमेट्रियम ठीक करिए, बच्चेदानी की, अपने हस्बैंड का स्पर्म ठीक करिए, एग की क्वालिटी ठीक हो, तभी हम आईवीएफ के लिए प्रोसीड करें। ये हमारी ऑनेस्टी हमारे साथ चलती है और हमारे रिजल्ट्स को बेटर बनाए। ओके, तो आपका अतुल लतिका जो हॉस्पिटल है उसको मोस्टली बरेली में सभी लोग जानते हैं, तो आपने उसी के अंदर आईवीएफ स्टार्ट क्यों नहीं किया? आपने अलग से सार्थक आईवीएफ सेंटर क्यों ओपन किया? जब मैंने अतुल लतिका हॉस्पिटल खोला था तो हम गायनी एंड ऑब्स करते थे, तब इनफर्टिलिटी का हम कोई काम नहीं कर रहे थे। तो थोड़ा हॉस्पिटल चलने के बाद मुझे लगा, जो जैसे जनरल हॉस्पिटल ऑब्स एंड गायनी का होता है उसमें भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, कि हम थोड़ा सही करके रुक जाते हैं कि भाई हमने इतना किया, नहीं रिजल्ट मिला, अब आप आगरा चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, रास्ता दिखाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे ना IUI ना IVF किसी की भी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो मुझे लगा कि हम पेशेंट को रिफर करने की बजाय, बरेली इतना भी छोटा नहीं है, रिफर करने की बजाय हम अपने यहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटी लाएं जो कि हम पेशेंट को अपने यहाँ ही ट्रीट कर पाए, उनका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट यहीं पे कर पाए। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा था और मैं इस पर वर्क भी कर रही थी कि हाँ, इस पे क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कई जगह से इंफॉर्मेशन निकाली कि हम इस पे वर्क करेंगे और खोलेंगे। तो मुझे लगा इसको एक अलग एंटिटी में बनाऊंगी, अतुल लतिका में नहीं जोड़ूंगी। तो मेरे बेटे का नाम सार्थक था, तो मुझे लगा ये हम हस्बैंड वाइफ का नाम है और सार्थक नाम बड़ा अच्छा लग रहा है IVF सेंटर के लिए। सार्थक का मतलब कोई चीज पूरी हो जाना,
तो मुझे लगा कि आईवीएफ के लिए बड़ा सूटेबल नाम रहेगा, तो मैंने अलग एंटिटी बनाते हुए उसका नाम सार्थक आईवीएफ सेंटर कर दिया। ओके। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है जैसे आईवीएफ सेंटर लिखा होता है और बहुत सारी जगह पे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी लिखा होता है, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों बिल्कुल एक है। आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर ना होकर बाहर लैब में करते हैं, ठीक है। इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर नेचुरली जो हो रहा है, हमारा फर्टिलाइजेशन एंड कंसेप्शन हो रहा है, प्रेगनेंसी अंदर हो रही है। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, तो बॉडी के बाहर किसमें करते हो? टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो लेमन लैंग्वेज में लोग इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलने लगे, क्योंकि ये बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर या पेट्री डिशेस में तैयार किया जाता है। जब हम एक एग लेते हैं, उसको स्पर्म से मिलाते हैं, तो पेट्री डिशेस टेस्ट ट्यूब यूज करते हैं, उसमें हम भ्रूण बनाते हैं, फिर उस भ्रूण को इंक्यूबेटर में रखते हैं, उसको 5 दिन का एम्ब्रियो बना के, जिसको फिर ब्लास्टोसिस कहते हैं, तब हम अंदर डालते हैं। तो उसका टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ, वो लेमन लैंग्वेज में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी तैयार किया जाता है। आईवीएफ एक इंग्लिश की लैंग्वेज हो गई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, है दोनों सेम? दोनों सेम है। और एक चीज मैं और बताऊं जो कि मैं बताना भूल गई, हम लोग अपने यहाँ ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि अंडे और स्पर्म को मिलाया, फर्टिलाइजेशन कराया और 3 डेज रख के उसको ट्रांसफर कर दिया, ये क्लीवेज स्टेज बोला जाता है। क्लीवेज स्टेज में एक ट्रांसफर होता है, एक होता है ब्लास्टोसिस स्टेज पे। जब भ्रूण 5 दिन का हो जाए तो उसे ब्लास्टोसिस कहते हैं। तो हम अपने यहाँ 5 दिन भ्रूण को रखते हैं इंक्यूबेटर में, उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए किसी लेडी के 10 भ्रूण बने, तो ब्लास्टोसिस तक 50% पहुंचेंगे, सारे भ्रूण फर्टिलाइज्ड भ्रूण नहीं पहुंच पाएंगे ब्लास्टोसिस स्टेज तक, वो एक आगे की स्टेज होती है। केवल 50% भ्रूण ही केपेबल होंगे कि वो आगे ब्लास्टोसिस स्टेज तक जा पाए। जबकि हम अगर 10 एम्ब्रियो इंक्यूबेटर में रख रहे हैं तो 3 दिन के अंदर, 3 दिन में हमें 7 एम्ब्रियो मिल जाएंगे अच्छे। लेकिन हमें पता नहीं कौन से एम्ब्रियो वो एक्स्ट्रा 2 दिख रहे हैं जो कि नहीं पहुंच पाते ब्लास्टोसिस तक, तो वो हमारी चूक हो जाएगी अगर उन 2 एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया हमने। तो हम ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि हमारे रिजल्ट और भी बेटर हो जाते हैं। कई लोग 3 डेज का एम्ब्रियो डालते हैं, क्योंकि उनकी लैब में इतनी सुविधा नहीं हो पाती वो किसी एम्ब्रियो को या भ्रूण को 5 दिन के लिए अपनी लैब में रख सके। तो इसकी वजह से भी हमारे थोड़े रिजल्ट औरों से बहुत ज्यादा बेटर। जैसे सीजन 1 में हमने आपसे पूछा था कि आपका क्या सक्सेस रेट है सार्थक आईवीएफ का, तो वो अब आकर कितना बढ़ चुका है सक्सेस रेट आपका? वो हमारा काफी डिफरेंस आ गया सक्सेस रेट में। जैसे मैंने बताया कि लोग पहले क्लीवेज स्टेज करते थे, अब हम ब्लास्टो स्टेज करते हैं, ब्लास्टोसिस स्टेज करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ गया है, जितने नंबर ऑफ पेशेंट्स होगा उतना सक्सेस आपकी ज्यादा होगी। हमारी टीम का एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है, टीम तो पहले से एक्सपीरियंस थी और एक्सपीरियंस बढ़ गया है, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया है। करते करते काम को कितना भी आप बुक्स पढ़ लीजिए, पर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उसको कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो हमें भाई ये एक्सपीरियंस हो गया, हमें किस पेशेंट का आईवीएफ करना है, किसको बिल्कुल मना करना है, हमें पता है कि इसका सक्सेसफुल नहीं होगा, तो उसका करने से कोई भी फायदा नहीं। जहाँ आपको 100% मालूम है कि पेशेंट आईवीएफ के लिए जा रही है, बट उसकी यूट्रस इस लाइक नहीं है, उसके बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, या उसकी झिल्ली बहुत ज्यादा पतली है, या उसके हस्बैंड के स्पर्म्स बहुत खराब है, वो अपने हस्बैंड के स्पर्म्स ही कह रही है, तो हमें ये एक्सपीरियंस और हो गया है कि हमें किस पेशेंट को रखना है, किस पेशेंट को मना करना है, उसे काउंसिल करना है कि तुम या तो सरोगेसी करा लो। जैसे सरोगेसी भी एक चीज होती है। सरोगेसी क्या होता है, अगर किसी पेशेंट का, किसी लेडी का जो कि प्रेगनेंसी चाह रही है, मान लीजिए कि उसकी झिल्ली आपने बहुत 1 साल आप लगे रहे, आपने टीआरपी भी कर लिया, आपने उसको हार्मोन्स भी दे दिए, आपने सब कुछ करके देख लिया, बट उसकी झिल्ली 5 सेंटीमीटर से आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन लोग कर देते हैं, लेकिन ऐसे में रिजल्ट तो मिलता नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को हम आगे उसे सजेस्ट करेंगे, तुम सरोगेसी के लिए ट्राई करो, एग्स अपने ले लो, आपके अगर एग्स अच्छे बन रहे हैं, लेकिन यूट्रस बच्चेदानी किसी और की ले लो। सरोगेसी कर सकते हैं अगर आप लीगल तरीके से करते हैं। सरोगेसी में कई लीगल पॉइंट्स हैं, जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए उसको फॉलो करते हुए आप सरोगेसी कर सकते हो। तो सरोगेसी में हम यूट्रस किसी और औरत का ले लेते हैं, एग्स किसी और के, या तो पेशेंट के, या पेशेंट किसी और से एग्स लेना चाहे, और स्पर्म्स हस्बैंड के लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पेशेंट का किसी का लगता है कि हमें ये सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, इसके सक्सेस की चांसेस बहुत ही कम है, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे, उससे एडवाइस करेंगे, काउंसिल करेंगे कि तुम अपना ना कराने के लिए सरोगेसी लो। तो ये हमें एक्सपीरियंस हो गया कि भी हमें सरोगेसी का ही एडवाइस करना है, इसको पेशेंट को मना करना है कि आप नहीं कर पाओ। तो कई चीजें होती हैं आईवीएफ में जो आपको टाइम टू टाइम आप सीख जाते हो।
और जैसे मैंने बताया कि मैं टाइम टू टाइम अपने लैब को अपडेट करती हूँ। मेरा बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि ये मशीन मुझे नहीं लेनी है, जो भी न्यू मशीन आएगी मैं डेफिनेटली अपनी लैब में जरूर लाऊंगी। और मैं टाइम टू टाइम अपने लैब के टेस्टिंग करती हूँ कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। हम अपनी लैब को मेंटेन करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अपनी लैब में कुछ और भी काम कर लेते हैं क्योंकि उसमें ओटी होता है, तो ये आपकी उनकी इमरजेंसी है, उन्होंने उस ओटी में कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर कर लिया या डिलीवरी कर दी। हमारा जो आईवीएफ सेंटर है बिल्कुल हमारे मेन हॉस्पिटल से बिल्कुल अलग है। हम उसमें कोई भी प्रोसीजर्स नहीं करते हैं, हम उसको बिल्कुल क्लीन और नीट अलग रहने देते हैं, बंद कर देते हैं। जब आईवीएफ करते हैं तभी उसको खोलते हैं। तो हमारा आईवीएफ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हम इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगर आपकी लैब में इन्फेक्शन होगा तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स औरों से बेटर हैं। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, सारी चीजें जान रहे हैं आपसे, लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लोगों को सब पता है, लेकिन पहले क्या है, पहले के भी लोग और इस चीज को बहुत खुलकर बात नहीं कर पाते। क्यों हेजिटेशन है आईवीएफ को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर? एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई लेडी आईवीएफ के लिए आती है, उसके घर में उसकी मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ की भी मदर है या उनकी भी मदर इन लॉ है, तो पुराने लोग को आईवीएफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। वो सोचते हैं कि पता नहीं ये किस बात की बात कर रहे हैं, आईवीएफ क्या होता है। वो सोचते हैं कुछ अननेचुरल सी चीज है, बच्चा कुछ डिफेक्टिव पैदा होगा। ये जो आईवीएफ विधि से बच्चा पैदा करेंगे, नेचुरल तरीके से जो बच्चे पैदा होते हैं उनसे थोड़ा अलग हो जाएगा ये बच्चा, डिफेक्टिव हो सकता है मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का पूरा ना हो, ऐसा उन्हें लगता है जो पुराने लोग हैं। और कई लोगों के दिमाग में ही होता है कि ये एग हमारा नहीं लेंगे, दूसरे का ले लेंगे। कई लोग सोचते हैं कि स्पर्म बदल देंगे हमारा। कई लोग सोचते हैं केमिकली, ये केमिकल्स बहुत ज्यादा डालते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन बहुत ज्यादा लगाते हैं, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कई बार हमारे केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं तो बच्चे में कोई डिफेक्ट जरूर आएगा उसकी बॉडी में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस 25-30 साल का है, मैंने आज तक कोई भी आईवीएफ से बच्चा डिफेक्टिव नहीं देखा। इसमें हम जैसा कि पेशेंट कंसेंट देता है, अगर उसके एग्स नहीं अच्छे हैं तो बाहर से लेते हैं, उसको लगता है उसी के एग्स डालने हैं, उसी के एग्स डालते हैं। हस्बैंड के स्पर्म्स अगर अच्छे हैं तो हस्बैंड के स्पर्म्स डालते हैं। हस्बैंड कंसेंट देता है कि मैं बाहर से लेने को तैयार हूँ तो बाहर से स्पर्म्स लेते हैं। केमिकल जो मीडिया यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं कोई केमिकल किसी मीडिया से बच्चे में कोई हार्मफुल इफेक्ट होता हो। और अब तो इतने इयर्स से आईवीएफ हो रहा है हमारी पूरी दुनिया में, और डेटा भी बन चुका है कि आईवीएफ के बच्चे कोई भी मेंटली या फिजिकल तौर पे कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। ये पूरा बड़ा डेटा बन गया है, इंडिया में नहीं बाहर ही बन चुका है कि आईवीएफ के बच्चे बिल्कुल नेचुरल बच्चों की तरह ही बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, कोई मेंटल डिफेक्ट नहीं होता, मेंटली साउंड होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है मैडम, आपने आईवीएफ से पैदा किया था, इसकी अकल बहुत तेज है। हो सकता है हम लोग स्वस्थ एम्ब्रियो डालते हैं बना के, हम स्वस्थ स्पर्म लेते हैं, स्वस्थ अंडा लेते हैं, तो और से और ज्यादा स्वस्थ बच्चा बनता हो। ये तो एटलीस्ट इतना तो है कि नेगेटिव इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं। और जहां तक बुजुर्ग लोगों की बात है जो कि आईवीएफ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो उनसे मेरा कहना यही है कि आईवीएफ एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसमें सक्सेस के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। अपने जो उनके यंगर जनरेशन है उनको अगर आईवीएफ के लिए जाते हैं तो मना ना करें, डॉक्टर से जाके बात करें, पूरा समझें कि क्या तरीका है। ये नेचुरल तरीके से जो बच्चा हो रहा है उसको हम लैब में बना के आपको ही अंदर बच्चेदानी के अंदर ही ट्रांसफर करा जाता है। बस ये कि उसका स्पर्म उसके वाइफ के एग से फर्टिलाइज नहीं हो रहा। जहाँ एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी आ जाती है, बच्चा नहीं हो रहा, तो कई बार होता है कि कोई भी रीजन है जो कि पता नहीं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, और भी रीजंस हो सकते हैं कि अंडा और स्पर्म मिल नहीं रहे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो वही हम फर्टिलाइजेशन उसकी बॉडी के बाहर कर देते हैं, उसको ग्रो कर लेते हैं एम्ब्रियो को और उसकी बच्चेदानी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जाता तो बच्चा अल्टीमेटली बच्चेदानी में, बस 5 दिन का बच्चा बना के अंदर डाल रहे हैं, वो 9 महीने अपने पेट में रखेगी, नेचुरल तरीके से डिलीवर करेगी और बच्चा आपका ही होगा। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डिफेक्ट नहीं होता बच्चों में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हेजिटेशन की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है यंगर जनरेशन को भी और ओल्डर जनरेशन को भी, कि वो डॉक्टर से के पास जाएं और डॉक्टर उन्हें काउंसिल करे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है, जब हम आईवीएफ करते हैं, आईवीएफ बहुत सिंपल प्रक्रिया है। जब हम एग्स निकालते हैं लेडी के तो हम थोड़ा सा नशा देते हैं और कोई भी एडमिशन नहीं करना पड़ता। जिस दिन एग्स निकाले उसी दिन वो अपने घर जा सकती है। हमें केवल 2 घंटे रखा, जब तक उसका नशा उतरा अंडे ले रही और वो घर चली। उसके बाद और उसके हस्बैंड के स्पर्म्स ले रही, दोनों को मिला के एम्ब्रियो बनाई
और वो घर चली गई। कोई भी एडमिशन की जरूरत नहीं, कोई भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, माइल्ड से थोड़ा 5 मिनट्स और 10 मिनट्स का एनेस्थीसिया दिया और वो घर चले गए। खाने पीने पर भी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको 5 दिन तक कुछ नहीं खाना है, ऐसा करना है, रेस्ट करना है, नहीं करना। आप 5 दिन के बाद आए, आप अपना ब्रेकफास्ट करके आए, आपने आया और आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया बिना नशे। 99% लोग बिना नशे के एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा लेते हैं, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं। आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया, आप 20 मिनट बेड पे लेटे और आप घर चले गए। तो कोई भर्ती की जरूरत नहीं है, कोई आपको खान पान में कोई रेस्ट्रिक्शन की जरूरत है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत नहीं है। जब हम एम्ब्रियो डालते हैं उसके बाद 1-2 दिन जरा सा रेस्ट करें। पहले बहुत ज्यादा मिथ था लोगों में कि अरे हम IVF करवाएंगे, हमें तो पूरे 9 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप आराम से 2 दिन रेस्ट करके 48 आवर्स जरूर कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आराम से आप हाउस होल्ड वर्क कर सकती हैं। कई बार मेरी पेशेंट्स आती हैं दिल्ली नोएडा से, जैसे यहाँ जो फैमिलीज रहती हैं वो मुझे जानती हैं कि मैं IVF बहुत पुराने जमाने से मैं कर रही हूँ, पर 25-30 इयर्स हो गए, तो वो दे ट्रस्ट ऑन मी ना। तो मैं जब उनका IVF वो मेरे पास लेके आते हैं तो वो बस यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें ऐसा तो नहीं कि हम ऑफिस नहीं जा सकते, हम अपना काम नहीं कर सकते। मैं ये कहती हूँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से ऑफिस जाइए, अपना काम करिए, अपना ऑफिस वर्क करिए, पिक्चर जाइए, घूमिए फिरिए, एक्सर्शन मत करिए, बहुत हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, बस इतना ही रेस्ट्रिक्शन है। उन लोगों को लगता है नहीं IVF प्रेगनेंसी होगी तो हमें ये तो हमारी बहू को लिटा देंगे 9 महीने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि आप IVF के बाद भी आराम से चलिए, घूमिए, डेली रूटीन अपना जैसा रहता है वही रूटीन अपनाइए, हाउस होल्ड वर्क करिए, ऑफिस जाइए जैसे मैंने बताया। एक्चुअली मूव करने से आपका बॉडी का सर्कुलेशन बेटर होता है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये भी मिथ खत्म हो गया है कि हाँ रेस्ट करना। तो कुछ चीजें थी जिस वजह से लोग हेजिटेट करते थे, जो कि अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपको किसी और तरीके से प्रेगनेंसी नहीं मिल रही है, लेकिन IVF में चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, जैसे एक ये भी लोग कहते हैं कि IVF में गए हैं वैसे भी तो प्रीमेच्योर बेबी हो जाते हैं या ग्रोथ नहीं हो पाती है बेबी की, तो वो ग्रोथ ना होने का रीजन क्या होता है? देखिए, आपका किसी लेडी का फर्स्ट टाइम IVF से प्रेगनेंसी हुई, उसको पहले तो प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, तो उसकी जो बॉडी जैसे बिहेव करेगी, बॉडी का जैसे मेकअप है, जैसा उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसी हिसाब से उसकी बॉडी बिहेव करेगी। शायद उसकी नेचुरल प्रेगनेंसी होती तब भी ऐसा होता, तो उससे अब ये लग रहा है कि मेरी IVF की प्रेगनेंसी तो ऐसा हो रहा है। बट IVF में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो जाती हैं। उसके लिए भी हमारे पास कई चीजें होती हैं। हम लेडी को जब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं IVF के बाद, कुछ हार्मोन्स लिख के देते हैं जिससे कि उसकी डिलीवरी जल्दी ना हो, प्रीमेच्योर ना हो, मैच्योर होने की पे ही हो। थोड़ा सा ऐसा देखा गया है कि IVF प्रेगनेंसी जल्दी हो जाती है डिलीवर, बट सारे पेशेंट्स पे ऐसा कुछ नहीं है। जिनकी अपनी नेचर होगी प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की, उन्हीं का होगा। उनका अपना नेचुरल प्रेगनेंसी भी होती तो भी शायद प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती। तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं, आराम से 9 महीने पर भी डिलीवरीज होती है। बट हमारे लिए 8.5 मंथ्स बहुत होते हैं। अगर 8.5 मंथ्स भी हमारा पेशेंट कंप्लीट कर लेता है तो बच्चे की मैच्योरिटी पूरी हो जाती है। जैसे पिछले इंटरव्यू में हमने आपसे बात की थी तो हमने आपसे पूछा था कि आपका एम क्या है, तो आपने कहा था मैं बरेली में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस करना चाहती हूँ। बरेली में तो आप कर ही रहे हैं, अब आपका क्या एम है? आप सार्थक IVF को कहाँ कितना बड़ा करना चाहते हो? देखिए, एम तो ये है कि हमने बरेली में खोला, बरेली में हमारा सक्सेस रेट रहा, कंटिन्यूस चलता रहा। कई IVF सेंटर खुलते हैं, बंद हो जाते हैं, हमारा ऐसा नौबत कभी भी नहीं आई और बहुत अच्छा चला, रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे मिले। बट हम चाहते हैं, हम नियर बाई सिटीज में जो कि कई पेशेंट्स हैं जो नियर बाई सिटीज में रहते हैं, जो कि नहीं आ पाते IVF के लिए, रोज रोज आना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए मैं कुछ इस तरह करूं कि उनको वहीं तक ये फैसिलिटी उन्हीं की सिटी में पहुंचाऊं। तो नियर बाई सिटीज तक तो एटलीस्ट उनको ये सुविधा मौजूद हो जाए, ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, पैन इंडिया के तक जाने का अभी सोचा है? अभी पहले अपनी बरेली की पेरिफेरी में करेंगे, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने #लखनऊ को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।